तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपके सामने। फिर से हाजिर हूँ एक बेहतर कहानी लेके, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानी लेके जो मुझे लगता है कि हर बायो एस्पिरेंट को इस देश में सुनना चाहिए। और बॉयज़ को तो कहते ही हम हमेशा, बट इस बार मैं कहूँगा कि गर्ल्स को भी स्पेशली सुनना चाहिए कि अक्सर उन्हें इस बात को लेकर डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि आप बायो ग्रुप से हैं तो आप एनडीए नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। अगर इंसान में लगन हो, डेडिकेशन हो, मेहनत करने का एक जज्बा हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो आज ऑब्वियसली हमारे साथ हैं बिहार की बेटी, समस्तीपुर बिहार से मैं कहूँगा, संस्कृति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड संस्कृति सुमन, तो क्या आप शेखर सुमन से जुड़ी हुई हैं? नो सर, इट्स माय नेम। अच्छा, इट्स अ टाइटल नेम? नहीं, बस नाम है मेरा, टाइटल मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया। अच्छा, टाइटल ऐड ही नहीं किया है। तो बेसिकली सबसे पहली बात ये कि कैसे बिहार से कारवां, बिकॉज 2021 में पहली बार घोषणा हुई इस चीज़ की, फिर आप लोगों को जानकारी हुई कि अब हम भी एलिजिबल हैं इसके लिए। उस समय आप जो है 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन में रही होंगी। क्या उस समय आपको जानकारी हो गई थी कि आप एनडीए वाला एग्जाम अपीयर हो सकती हैं? जब जिस टाइम में फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम में मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल एडमिट थी मैं। तो उसके बाद फिर मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे फरवरी में आपके बोर्ड डन हुए। स्टेट बोर्ड था, बिहार बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर होने लगी, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बोर्ड एनडीए के एग्ज़ाम के लिए मैं कर सकूँ। ठीक है, आप पूरा फोकस बोर्ड पे था। हाँ, बोर्ड के परसेंटेज क्या बने बच्चे आपके? मेरे बोर्ड के परसेंटेज एक्चुअल कोविड में निकले तो उतने अच्छे नहीं है, बस चलो कोई नहीं, 70% बहुत है। इतना भी परसेंटेज हमारे फौज में बहुत है। वैसे भी फौज में परसेंटेज का करना क्या है, नो मैटर। तो फिर 70% मेरे बोर्ड में आए। तो उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने पूछा कि आगे की क्या, मतलब तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, क्या करना है आगे, क्या करना है। तो मैंने सोच रखा था कि मुझे फोर्स में जाना है। मुझे मतलब एक्चुअली गूज बम्स आते थे। मैं वो आर्मी की ड्रेस, वो कैप, वो देखती थी ना, मुझे गूज बम्स आते थे। मुझे मतलब अपने नाम में कहते हैं ना शौर्य, उस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो हाँ, तो मुझे वैसा चाहिए था। तो मैंने घर में बताया, तो पहले तो घर वालों ने मना किया, क्योंकि मैं अपने पूरे फैमिली, मतलब कहते हैं ना पूरे होल फैमिली में मैं इकलौती बेटी थी। हाँ, तो उनको लगता था कि इस फौज में जाना मतलब थोड़ा रिस्की है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नीट की प्रिपरेशन करो। तो कॉलेज में भी मैं गई नहीं थी एडमिशन के लिए, पापा ने अपने मन से बायोलॉजी दिया था। अच्छा, हाँ। मतलब स्कूल में कि कॉलेज में? कॉलेज। अच्छा, मतलब कॉलेज में भी एडमिशन हो गया? हाँ, तो हाई एजुकेशन मतलब 12th के लिए। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड। हाँ, उसमें मतलब कि हमारे आरबी कॉलेज से मैंने जो किया था, वहाँ पापा ने अपने मन से बायोलॉजी, वो चाहते थे कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ। वो डॉक्टर बनाना चाहते। ऐसा माइंडसेट है पूरे देश का कि बेटी है तो वो डॉक्टर जाएगा, बेटा है तो इंजीनियर। हाँ, अभी मेरे घर में है कि मुझे डॉक्टर, बेटा कोई मेरा भाई एक छोटा उसको इंजीनियर। ये फिक्स एजेंडा है। फौज में कौन जाएगा भाई? वही तो यार, सब उसी में चले जाएंगे यार। तो इतनी अच्छी चीज है यार, उसमें भी जाओ कोई। तो वो हुआ ऐसा कि तो घर वालों ने बोला कि वो सही नहीं है, उसमें रिस्की है, इससे ज्यादा तुमको इसमें पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ इसमें बहुत कुछ। मैंने कहा कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो घर वालों ने पहले तो मना करा थोड़ा, तो मैंने 1-2 दिन खाना वाना छोड़ दिया। संघर्ष किया आपने? हाँ, पहले वहां से निकलने के लिए मैंने संघर्ष किया कि मुझे इस चीज के लिए परमिशन। तो फिर पापा मेरे मान गए। मम्मा ने थोड़ा टाइम लिया, पर मम्मा भी मान गई। अमून मम्मा कम मानती हैं इस केस में। हाँ, बिटिया है, कैसे जाएगी बाहर, कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। हाँ, और एक तरफ हम कहते हैं कि नाउ वी कंसीडर गर्ल्स इक्वल टू बॉयज, और हम गर्व से कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के। तो ये केवल कहते हैं कि मानते भी हैं, मुझे लगता है मानना भी चाहिए। एंड आज की जो लड़कियां हैं वो पावरफुल हैं, सेंसिबल हैं और समझदार हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे ले जाना है, कैसे मेहनत करना है, समझ आपके अंदर होती है। तो उसके बाद तो 10 अप्रैल को भी एनडीए का एग्जाम था। 10 अप्रैल को भी, तो उसका फॉर्म तो सर पहले ही आ गया था ना। तो वो फॉर्म आपका दिसंबर में ही आ जाता है। मैंने फॉर्म नहीं फिल करा। अच्छा, वो भी जानकारी नहीं थी या बीमार थी आप? बीमार थी मैं। हाँ, एग्जैक्टली, तो कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं तो उसने कनेक्ट नहीं कर पाई। तो मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया। उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते ही मैं, मतलब हमारा बोर्ड रिजल्ट भी जल्दी आ गया था। बिहार बोर्ड तो सबसे पहले रिजल्ट, टॉप बोर्ड हो चुका है इस समय पूरे इंडिया में। हाँ, इस बार यूपीएससी ने भी 15 दिन में रिजल्ट दिया। ये भी चमत्कार हो गया। तो फाइनली फिर आप कब इलाहाबाद एमकेसी का? अप्रैल फर्स्ट वीक में। मतलब आप उधर रिजल्ट आया 17-18 मार्च में। हाँ। और उसके बाद आपने फटाफट पैकिंग स्टार्ट की। मैंने उसके बाद बोला, मैंने इंस्टीट्यूट पहले सोचा कि मैं एडमिशन कहाँ लूँ। जी हाँ, ये भी चैलेंजिंग होता है काफी। मैं प्रिपरेशन, मुझे अच्छी प्रिपरेशन चाहिए थी और मेरे पास ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं थे कि मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि घर वालों से मैंने जिद करके संघर्ष करके आई थी। चलिए बढ़िया। तो मैंने इंस्टीट्यूट के लिए मतलब देखना स्टार्ट करा। तो मैंने गूगल पे कई सारे कोचिंग में मैंने मतलब कॉल करके हेल्पलाइन नंबर हर तरह से आपने फीडबैक लिया? हाँ, हर तरह से फीडबैक लिया। तो मैंने मतलब 2-4 इंस्टीट्यूट में मैंने पता करी। तो मुझे सेटिस्फैक्शन जैसा होता है ना कि इसको देख के लगा कि यहाँ हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने
मेजर कलसी के बारे में मेरे मतलब रिलेटिव में ही भैया लगते हैं, मतलब भैया के फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि हाँ मेजर कलसी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तुम कर सकते हो वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ मतलब। तो पापा मम्मी दोनों साथ आए थे कि पापा के लिए? पापा में स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी बिटिया को यहाँ छोड़ के। तो फिर कौन आया छोड़? मम्मा आई थी। अच्छा, मम्मा इस पोजीशन को थामी। बढ़िया जी। मेरे पापा हमको लेके ज्यादा इमोशनल है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, एवरी फादर हैव अ ग्रेट लव टुवर्ड द डॉटर। जी हाँ, तो पापा ने कहा कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ, तुम जो करना चाहो, लेकिन मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुमको छोड़ के वहाँ आ जाऊँ। तभी पापा से बातचीत होती रहती फोन पे? पापा से पर डे का है, वो 10 बजे फ्री होते हैं, तो 10 बजे पर डे बात होती है, 45 मिनट्स अप्रॉक्स पर डे। पापा से डेली डिस्कशन चलता है? डेली। तो कल पापा को आपने बताया कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हुआ? और एक बात बताऊं, मैंने कल अपना रिजल्ट देखा ही नहीं था। अच्छा, कल देखा ही नहीं? क्योंकि मतलब मैंने बायोलॉजी से था, तो मैंने मैथ्स उतने अच्छे नहीं गए थे। मैं 16 अप्रैल के वाले एग्जाम 16 अप्रैल को था, मैंने उसका टारगेट ले लिया था, तो मैंने सोचा ये नहीं निकला होगा, मैं नहीं चेक करूंगी। तो मैं फिर मतलब बहुत बार हुआ कि रहने देते हैं, नहीं करते हैं चेक, नहीं आया पता है क्यों चेक कर। क्या है रोल नंबर आपका? 1569 ये रोल नंबर हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। हाँ, तो इसको फिर किससे मोटिवेशन मिला कि रिजल्ट देखना चाहिए जाके? अभी हमारे कोचिंग के ही रवि सर ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि बिटिया देखो रिजल्ट आए ना, एक बार चेक तो कर ले एक बार। मैंने सर को बोला सर नहीं करूँगा, और फिर मैं साइड में यही कोचिंग में ही साइड में जाके मैंने अपने से एक बार कहा देख लेती हूँ। निकला, मैं शॉक थी। तो फिर समझ नहीं आया, तो फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा रिजल्ट हुआ है मेरा। फिर मैंने यहाँ बताया, फिर सबको देन प्रोसेस स्टार्ट। बहुत बढ़िया। अब आते हैं असल पॉइंट पे। एग्जैक्टली बीइंग अ बायो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं डर बहुत पैदा किया जाता है। आप जिससे भी मिलो हर आदमी आपको डिमोटिवेट करेगा, कहाँ तुमने चुन लिया, बायो का कहाँ स्कोप है, तो आप इस चीज़ से डरी नहीं कभी? थोड़ा तो कभी कभी हुआ था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ हुआ था, तो आपके इंटरैक्टिव सेशन में आपने मुझे मोटिवेट किया, मैं उससे मोटिवेट हुई। सर आपने एसएसबी को लेकर के कहा था, आपने एकदम मुझे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट याद है, एसएसबी इज अ सिलेक्शन बोर्ड नॉट द रिजेक्शन बोर्ड। आपकी ये स्टेटमेंट थी, आपने कहा था। मैंने आपसे पूछा था सर कभी कभी मैं कुछ लोगों से डिमोटिवेट हो जाता, तो आपने कहा था कि तुम लोगों को इग्नोर करना सीखो। आप ही ने कहा था, आपसे मैंने कर रहे हो के क्वेश्चन हाँ। जी, और स्पेशली इग्नोर करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सीखना और सुनना उनसे चाहिए जो वाकई में पॉजिटिव बातें करते हैं। मुझे लगता है नेगेटिव लोगों को, हर बच्चे को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट को जिस तरह से समाज में दबाया जाता है और ये उनको क्लियर कर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगता है आप उनके लिए बेटा एक प्रेरणा हो ऑनेस्टली, बिकॉज वो ये महसूस करें कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं जो सिंसियरिटी का लेवल आप लोगों की पढ़ाई का देखता हूँ, आई थिंक बॉयज़ में वो चीज़ नहीं है। और मैं कभी कभी उनसे कहता हूँ कि आप सीखो इस चीज़ को। आज एनडीए का कंपटीशन लेवल बढ़ा है अगर, तो कहीं ना कहीं आप लोग वजह हैं। और सोचो बायो मैक्सिमम, और नॉट ओनली यू संस्कृति, आई एम टेलिंग अ लॉट ऑफ गर्ल दे आर फ्रॉम द बायो बैकग्राउंड, और वो रिटर्न क्लियर कर रही हैं, और यहाँ मैथ साइंस से आ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसका क्लियर कट जवाब है कि कहीं ना कहीं जिस सच्चाई से मेहनत चाहिए वो नहीं हुई। तो अब अगला प्रश्न आपसे मेरा होगा कि आखिर मैथ पार्ट पे कैसे काम किया आपने? मैंने मतलब कि 10th में मैथ्स थोड़े बहुत तो पढ़े ही थे मैंने, तो मैथ्स मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। फिर उसके बाद क्लास में जो पढ़ाई होती थी उसको मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद डाउट काउंटर्स पे मैंने पूछना उसका, पर उसके बावजूद भी मुझे कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टफ लगने लगे थे। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने चैप्टर सेलेक्ट किए जो मुझे थोड़े ईजी लगते, तो फिर उस सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने करना स्टार्ट किया, उसी को एकदम उसके प्रीवियस ईयर लगाए, उसके सारे क्वेश्चन जो मुझे जहाँ जहाँ मिले सारे अटेम्प्ट किए, उसी के किए। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ ऐसे कही नहीं गई, ये वाकई में सच है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल कॉन्सेप्ट में उलझे रहते हैं, हम कभी क्वेश्चंस की ओर जाना ही नहीं चाहते हैं। और अनटिलनेस आप प्रीवियस ईयर आपको सारे हथियार दे दिए जाए, जब तक आप चलाओगे नहीं, चलाना नहीं सीखोगे तो आप जंग नहीं जीत सकते। हम पूरी थ्योरी पढ़ा डालें बैठ के आपको, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली जाके नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वही ना, कार ड्राइविंग करनी है तो कार पे बैठना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। उसकी केवल बुकलेट और जो इंस्ट्रक्शन से काम चलने वाला नहीं है। ओके, नाउ जैसे आपने कहा कि मैथ में 41 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार शुरू के जो 20 क्वेश्चंस थे ये मैंने आधे घंटे क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिए। अच्छा जी। मैंने आधे घंटे लगभग मैंने क्वेश्चंस पढ़े, उसमें से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि मुझसे कौन सा हो जाएगा। हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने उसमें सेलेक्ट किया
आज मैंने लगभग 41 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया था, और उस 41 क्वेश्चन को मैंने लास्ट पेज में रफ में एक लाइन से मैंने सॉल्व किया, ऑप्शन से मैच करते हुए मिल रहे थे तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, हो जाएगा। हाँ, तो मैंने वही सारे क्वेश्चंस को बनाए, OMR पे किए, मतलब आंसर कर दिया मैंने, उसमें से 38 सही हुए। मतलब पूरी ऑनेस्टी थी कि जो करेंगे सही करेंगे वरना नहीं करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट। क्योंकि शुरू के जो 20 क्वेश्चन तक थे ना बच्चा, वो ट्रैप था एक तरह का, डायरेक्शंस के क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे जिसमें कई क्वेश्चन मिक्स मिसलेनियस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चे तो उसमें फंसे भी हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 चैप्टर के एग्जैक्टली मिक्स करके बनाया जाता है वो। अब बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे भी, उस चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया अपना और डेमोरलाइज हो गए, वो आगे गए ही नहीं। तो उनको लगा जब यहाँ इतना टफ है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना शुरू में इजी होगा बाद में क्या होगा, टफ होगा, बट इस बार थोड़ा उल्टा हुआ। यूपीएससी हमेशा गेम करते रहते हैं, कुछ तो करेगी। हाँ चलिए, 38 क्वेश्चन आपने कहा एग्जैक्टली सही थे, आपने आंसर की से मिला लिया, यहाँ के आंसर की से जी जी। अब आता है नेक्स्ट की जीएटी पार्ट आपके सामने था, वो आपका फेवरेट पार्ट मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वहां तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहे होंगे आराम से। चलिए सर, तो इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे ना, इंग्लिश मैंने यहाँ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑनेस्टली लगा लिए थे। तो इंग्लिश में मैंने सर मतलब क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के सारे कर लिए थे। 50 की 50 मारे। 50 में सर एक क्वेश्चन मैंने इडियम्स के छोड़े थे। अच्छा, इडियम्स। तो 49 क्वेश्चंस किया अटेम्प्ट आपने। और 49 क्वेश्चंस में मेरे 42 सही हुए। 42 सही भी हुए, मतलब आपने मिलाया। वोकैब पार्ट आपने अच्छा खेला ओवरऑल। हाँ, वो गौरव सर की वोकैब क्लास रेगुलर लेती थी मैं। 30 क्वेश्चन सबसे अहम वो थे। अच्छा, फिर कैसा पार्ट गया जीएस का? और फिर उसके बाद मैंने जीएस में भी वो पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन थे, तो पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे वो जो मैंने करे थे, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मुझे थोड़े बहुत लगते थे डाउटफुल, मुझे नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो नहीं आ रहा है उसको टच करके नेगेटिव नहीं जाना है। तो 50 में कितने अटेम्प्ट कर दिए होंगे आपने जीएस पार्ट में? जीएस पार्ट में मैंने 50 में लगभग इधर मैंने 30 के अप्रॉक्स करे 30 किए। कितने राइट रहे उसमें से? अबाउट 24 के 22 के आसपास। 24 एंड 22। फिर जनरल साइंस पार्ट में क्या रहा परफॉर्मेंस? तो उसमें भी मैंने जो केमिस्ट्री बायोलॉजी और थी उसमें मैंने सर टोटल 18 क्वेश्चंस करे। 18 क्वेश्चन किया। हाँ। केवल जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पार्ट? केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में, फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी से मैंने 12th किया था, तो आपका फेवरेट पार्ट था, तो आपने कोशिश की 100 एंड 100 मार देते हैं इसमें पूरा का पूरा। तो ओवरऑल कितना सही था सेकंड पार्ट में? सर मेरे टोटल 300 प्लस बन रहे थे जीएटी का, और मैथ्स के 92 बन रहे थे। मैथ्स के 92, अराउंड 392 के आसपास आपका स्कोर जा रहा था। एग्जैक्टली इसी के आसपास होगा भी। चलिए, इट्स अ बेस्ट स्कोर। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बेहतर स्कोर है। पहले फेज की कहानी खत्म होती है, अब फेज 2 को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? फेज 2 के लिए, इसके लिए मुझे अपने पहले तो सबसे पहले अपने लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पे कमांड करने की जरूरत है। अच्छा, एक बिहार से जब लोग आते हैं तो आई वाज टेकिंग मॉर्निंग इंटरव्यू, तो ही वाज फ्रॉम द बक्सर, इवन ही इज फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड स्कूल एंड स्कूलिंग वाज गुड एंड गुड इनफ इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग वाइज is good, but in terms of expression and accent problem like RTI and MTI problem, क्योंकि बिहार से आ रहे हैं तो बिहारी टोन जो है वो आ जा रहा था। तो आप किस तरह से देख पा रहे हो कि लैंग्वेज आपके लिए बार बनेगा कि सर ये कुछ भी नहीं, हम देख लेंगे? सर देख लेंगे, टाइम है। अभी तो आप एसएसबी की क्लास से भी गुजर रही होंगी इसमें। हाँ, इंटरनल एसएसबी स्टार्ट हो रही है। इंटरनल एसएसबी आपके चल रही है, शेड्यूल इसी सैटरडे को क्लोज भी होने वाला है। एक राउंड इसमें पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर एक्सटर्नल बैच में एंट्री मारिएगा, ठीक है ना? वहाँ थोड़े धुरंधर आते हैं, क्या आते हैं? धुरंधर आते हैं। ऑल एक्सपर्टीज सर, 3 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट सर, 4 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट, सर मेरिट आउट सर। तो मतलब लॉट ऑफ एक्सपर्टीज केम इन दैट बैच, एंड ऑब्वियसली जब आपको कुछ पता रहता है तो वहाँ बैठने का, परफॉर्म करने का अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो आपने जर्नी अभी तक एसएसबी की तय की है यहाँ पर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या महसूस करते हैं? मैं पर डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ सर, पर डे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। जो मैंने OIR के क्वेश्चंस यहाँ लगाए, उसके बाद यहाँ से बुकलेट प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ लगाने के बाद मैंने फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करी, तो कुछ ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। फिर जैसे कि यहाँ SRT के हुए, यहाँ जो भी हो रहा है उससे मैं फिर उसको दोबारा रिपीट करती हूँ, तो यहाँ से बेहतर अपने कर जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद GD वगैरह जो हमारा हुआ था उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस मैंने अच्छा कर लिया, क्योंकि स्कूलिंग मैंने सर CBSE बोर्ड से 8 तक करी, स्टैंडर्ड तक करी, और उसके बाद मैंने फिर स्टेट बोर्ड में कर लिया था। तो एक वो फाउंडेशन आपकी रही है, तो इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं है। चलो, एक तरफ तो लैंग्वेज की बात आती है, बट यू नो वन थिंग वेरी क्लियर कि संस्कृत इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑब्वियसली वंस आई एम गोइंग टू एसेस अ पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली आई नीड सच अ सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, बिकॉज हम कभी कभी बच्चों को इसलिए भी आउट होते हुए देखते हैं कि वो अच्छे होते हैं, बट उनमें वो सिंसियरिटी और क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो तैयार नहीं है, उस रगड़े के लिए वो तैयार नहीं है, मेंटली भी और फिजिकली भी है वो बंदा अच्छा, बट उसको इस वजह से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, एंड ही केम नेक्स्ट टाइम, फिर वो दोबारा आता है, देन ही गॉट द रिकमेंडेशन ऑल। तो
किस तरह से आप देख रहे हो, लाइक आप पर्सनैलिटी प्रोस्पेक्ट से जब टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो क्या क्या समझ में आती है आपको चीज़ें? पर्सनालिटी प्रोस्पेक्ट से सर कि अगर आपके पास नॉलेज है तो पर्सनालिटी डेवलप होना स्टार्ट कर देगी। और अगर फिजिकल पर्सनालिटी का है तो उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस वगैरह इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, और स्टैमिना बिल्ड करने के लिए भी मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। और फिर नॉलेज की बात आती है तो श्रेयांश सर से मैंने गाइडेंस लेकर के मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि सर इसके लिए मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ो बेटा इंग्लिश में। तो आपने शुरू किया? शुरू कर दिया है। राइट, व्हिच न्यूज़पेपर यू टेकिंग राइट नाउ? इंडियन एक्सप्रेस। गुड। तो अभी कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या बेनिफिट नजर आता है उससे? मैं इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स देख रही हूँ उसमें, एंड दैट रियली हेल्प यू अ लॉट टू क्रिएट गुड सेंटेंसेस, फ्रेमिंग नाइस सेंटेंसेस, वो आपको बहुत मदद करेगा एक्चुअली। तो उसमें मुझे इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं जिसके मीनिंग मुझे मैंने पहली बार देखा हो या फिर नहीं जानती हूँ, तो वो सारे वर्ड्स मैं दिखती हूँ तो उसको लिखती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, फिर उसको मीनिंग जानती हूँ, फिर उस पर सेंटेंसेस बनाती हूँ मैं कि उसका वर्ड, उस सेंटेंसेस का मैं यहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ उस वर्ड्स का। संस्कृति, आई जस्ट टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि जो हार्डवर्क का आपके अंदर जज्बा है ना बेटा, इसको मेंटेन रखो। ये चीज़ अगर आपने कुछ और टाइम तक इसके लिए जारी रख ली तो आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यू नो, जस्ट हैव अ वन कॉन्फिडेंस। जैसे आपने कहा कि सर फर्स्ट टाइम यू टोल्ड मी कि इट्स अ सिलेक्शन बोर्ड, रियली इट्स अ सिलेक्शन बोर्ड, और बोर्ड भी हर अच्छे बच्चे की तलाश में है। अगर आप में वो कैपेबिलिटीज, सिंसियरिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे ही बच्चे जाते हैं, कोई आसमान से गिरने वाले बच्चे हम में से कोई एक उठ के जाता है सिलेक्शन के लिए। और आप वाकई में एक प्रेरणा स्रोत हो, बिकॉज ये पूरे बोर्ड के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी एक चीज़ होगी कि आप हिंदी मीडियम से 12th करते हैं बच्चा, बिहार बोर्ड से करते हैं, वहाँ से उठ के आप आते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ इतना बड़ा सपोर्ट तो नहीं है। वाकई में आपने संघर्ष किया है, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। एक बच्ची और है फाउंडेशन बैच में, आई नो, हाँ, सी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली, और वो मेहनत करके एक दिन अच्छा करेगी, मतलब उसको, हाँ, मतलब सी इज़ अ गुड वन। तो उससे मैं इंट्रैक्शन में ही इंट्रैक्ट किया हूँ किसी बैच में एक्चुअली, तो उससे भी हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। अभी थोड़ा छोटी है, बड़ी हो जाए, मैंने देखा है उसको। जी जी, तो सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और वो मेहनत करेगी तो आगे उसका भी स्कोप अच्छा है। वो भी परिवार से संघर्ष करके आई है, उसको भी प्रूव करना है, उसको कैसे बेहतर करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक यू ऑल पीपल जस्ट क्रिएटिंग अ ग्रेट मैसेज टू द कंट्री। बस अब इस कंसिस्टेंसी को बनाना है। पहले आप इंटरनल का स्लॉट एसएसबी का डन कर लो, इसके बाद शुरू करना है एक्सटर्नल अटैक। नाउ यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस बच्चा, बिकॉज लुक, once you're participating for the GD, you need to create an impact. You need to create a better influence to all. Obviously for that you need to work on your language, you need to work on your content, you need to work on your personality too. हर prospect से आप जब करोगे तभी बेहतर जाएगा. Once you're writing something in the TAT, VAT, SRT and SD, so that is not just a psychology test. It's all about to realizing your complete personality through that test. You know, so whatever you're writing, it's really matter a lot. आप जो लिख रहे हो उसके अंदर ना, वो personality हमें दिखाई देनी चाहिए कि हाँ, इसमें वो होप, वो क्रिएटिवनेस, ये बंदा डिफेंस में जाके कुछ कर सकता है। इसके वो प्रोस्पेक्ट है भी कि नहीं है, ये बड़े रियल है। ड्यूरिंग इंटरव्यू बच्चा, व्हेन यू सिट फॉर द मॉक इंटरव्यू, देन यू विल रियलाइज द प्रेशर ऑफ दैट इंटरव्यू कि 10 रैपिड फायर राउंड आएगा, आपसे डीप क्वेश्चंस होते जाएंगे, उनको कितना आप ऑनेस्टली प्ले कर रहे हो, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है जीटीओ में जाओगे, हर टास्क आपको एक नए एक्सपीरियंसेस से गुजारेगा, और आपको ये समझना होगा कि हाँ, इस टास्क में मुझे अपनी पर्सनैलिटी को कितने बेहतर ढंग से एक्सपोज करना है, बेहतर ढंग से मुझे रखना है। खुद को एनालिसिस कर सकता है, जैसे कि यहाँ मेरी कमी है तो मैं इसको भर सकती हूँ अभी, क्योंकि जैसे मैंने रिटर्न निकला है अभी, तो एसएसबी भी 2 महीने बाद, तो 2 मंथ, विदिन 2 मंथ आपको डेट आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ, उसके बाद शेड्यूल आप लोग ले सकते हैं अपने अनुसार। बहुत डिले क्यों करेंगे, जल्दी एसएसबी डेट्स लेना है, हाँ, पहला डेट्स लेना है, इसमें डिले करने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक डिस्कशन विथ यू बच्चा, एंड आई थिंक इन अ वेरी लिटिल एज यू आर क्वाइट मैच्योर, और आप जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं बस मेहनत करिए अच्छे से। एंड आई थिंक हमें तो बेहतरीन आशा है ही, आई थिंक आपकी फैमिली को भी एक एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है मौका मिला है बहुत बड़ी मिथ को ख़त्म करने का। ये जो लोग थप्पा मारे घूमते रहते हैं कि बायो के स्टूडेंट हैं, थप्पा लगाए रहते हैं, लड़की हैं। मैं लोकेलिटी की अपनी बात बताऊं, मैं जहाँ पे अभी मेरे फैमिली पेरेंट्स अभी रह रहे प्रेजेंट में, वहाँ मतलब थोड़ा गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, तो वहाँ पे अभी भी मेरे घर वालों को बोला जाता है, अभी मैं घर पे जैसे नहीं हूँ तो मेरे घर वालों को बोला जाता है, बिटिया को पता नहीं कहाँ भेज दिया है, बिटिया है कैसे, मतलब अच्छा, कितना दुख का विषय है। आई थिंक समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। कभी कभी मैं ये सब सुनती थी सर ना, घर पे थी तो मेरे घर वालों को बोला जाता कि बेटी को इतना दूर, मैं जहाँ से मैं घर से पढ़ने जाती थी स्कूल, वो 5 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस, तो मैं साइकिल चला के वहाँ जाती थी पढ़ने।
तो और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब लोग जो है बड़ी बड़ी हस्तियों को देखती हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो भाई कितना अच्छा है, कितना बढ़िया, और जब अपने को कुछ कराना होता है तो वहाँ माइंडसेट क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो वो कहता है कि सरकारी नौकरी है, ये ऐसे थोड़ी किसी को होता है, ये बड़े मतलब अमीर लोगों के बेटे को काम। तो मैंने कहा यार अमीर लोग के पास बिजनेस होता है, वो क्यों करेंगे ये सब? हम जैसे ही लोग तो जाते हैं। बिजनेसमैन तो खरबपति भी हो तो फौज में नहीं जा सकता बच्चा, इट्स अ वेरी नेचुरल। एंड आई थिंक आप तो इतनी मैच्योर आप हो गई हैं कि फौज में जाने का रास्ता सर ईमानदारी ही है। आप खरबपति घर से हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आप एक आम परिवार से भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। रियल होना है, और रियल ही आदमी इस प्रोसेस में होके जा सकता है। यूपीएससी क्रैक करना था बेटा, आपने मेहनत किया तब किया। आपको आगे एसएसबी करना है बेटा, जब आप सच्चाई के साथ अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करेंगे तभी आप होंगे, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी जेन्युइन जर्नी। ये तो माइंडसेट से देश को निकल जाना चाहिए बाहर कि ये एक ऐसी जगह है जहां खरबपति के बच्चे को, प्रधानमंत्री के बच्चे को, राष्ट्रपति के बच्चे को, और जहां आम किसान, गरीब, मिडिल क्लास परिवार के बच्चे को, दोनों को ही जाने का प्रोसेस क्या है, एक है। और कहीं भी इतनी सी पार्शियलिटी नहीं है। इट्स अ वेरी ओरिजिनल एंड वेरी जेन्युइन। तो ये तो बात करना ही लोग बंद कर दें। आप अगर सर मेरे लोकेलिटी में अगर विजिट करते हो तो मैं बताती हूँ, वहाँ कहते हैं लड़की है, बाद में शादी होगी, कहीं और चली जाएगी, क्या फायदा होगा इससे? अच्छा, दिस इज द माइंडसेट। अब ऐसा लगता नहीं है कि वो 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। बहुत दुख होता है। अगर ऐसी सोच है तो इसको बदलिए। मुझे लगता है कि आज की टाइम में बेटा और बेटी में डिफरेंस करना शायद इससे ज़्यादा शर्म का विषय और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तो ये बड़ी अच्छी बात कहता हूँ कि समाज में इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि कहीं कहीं बेटे साथ नहीं दिए, बेटियाँ ही साथ दे रही हैं। बट उसके बाद अच्छा, ये सब सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं इस चीज़ को। ये थोड़ा सा दुख मुझे होता है, और मुझे लगता है इस सोच से बाहर निकलिए। और आई थिंक संगति आपको एक एग्जाम्पल भी खड़ा करना है बच्चा, सो पीपल कैन फील यार कि हाँ, आप सोचो कितनी बच्चियों के लिए आप रास्ता खोल दोगे। आपकी सफलता इज़ नॉट जस्ट योर सक्सेस। आई थिंक आपकी सफलता बिहार के हर बेटी के लिए बच्चा एक सपोर्ट हैंड होगा। उनको मौका मिलेगा ये कह पाने का कि हाँ मम्मी पापा अगर वो कर सकते हैं तो हम भी एक मौका दो। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये चीज़ होगी। एंड इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू। मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई थिंक इन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। और हमारी कोशिश यही है कि ऐसे ही कुछ प्रेरणा स्रोत कहानियाँ मैं आपके सामने ले आऊँ। और मैं हमेशा हर वीडियो में बात कह भी रहा हूँ कि मेरा एक लक्ष्य है कि इस देश में कोई IT में सेलेक्ट होता है तो 10 मीडिया 10 लोग आते हैं हाईलाइट करने। कोई नीट में सेलेक्ट होता है तो पूरा मीडिया कवरेज चलती है इस देश में। बहुत दुख होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई थिंक हर जगह तो वैकेंसी हज़ारों में है, यहाँ लिमिटेड है। और आई थिंक आप रियल कहते हैं ना हीरो की जो बात की जाती है ना, उस लिस्ट में आप हैं। बट आपको कवर करने के लिए इस देश में कुछ नहीं है। दुख मुझे असल में ये होता है, इनको बहुत मज़ा आता है कि IAS का UPSC निकाला हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 10+2 का IAS का UPSC है जो NDA के माध्यम से बच्चा जाता है। और बिना पढ़े इस चीज़ को करना संभव नहीं है, बिकॉज बीइंग NDA एस्पिरेंट आई हैव द ऑल एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। आई नो दिस कॉम्पिटिशन विल नॉट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी। इस कॉम्पिटिशन को आप सच्चाई से, मेहनत से और हार्डवर्क से ही निकाल सकते हैं। और ये एग्जाम्पल इन बच्चों ने दिया है। तो आप सबके माध्यम से समझाना मैं चाहता हूँ कि ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। बेटा ये स्टेज तो है ही, बटाबट सिलेक्शन लीजिए, रेकमेंड होइए आप लोग, फिर उसके बाद हम बड़े मंच पे ले आएंगे, माँ बाप आएंगे, आपके गांव तक पहुंचेंगे। मैंने ये सोच रखा है कि कुछ कहानियों को लेकर के एक हम क्रांति लाना चाहते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं। बट इसकी ज़रूरत भी है, इसकी ज़रूरत है। आई फील दैट इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी चीज़ों के विषय में लोगों को बहुत अवेयर है, बट मुझे लगता है इतना अच्छा करियर ऑप्शन, बट इसके विषय में अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। तो बट ये है, आप सबके माध्यम से वो चीज़ होगी, सक्सेस से रास्ता तैयार होता है। कुछ लास्ट में आप कहना चाहेंगे जो है बिहार के लोगों के लिए कहना चाहें, या जितने भी हमारे NDA के एस्पिरेंट अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, उनको मौका दे आगे बढ़ने का, उनका रास्ता ना रोके बस। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स ही नहीं ट्रस्ट करेंगे तो फिर कैसे दुनिया ट्रस्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। एंड बिल्कुल लग जाइए तन मन धन से। जिनका रिटर्न नहीं निकला वो भी मत डरें। मिशन NDA 2023 चम के आइए, लगते हैं और कुछ आउटपुट निकालते हैं। 16 अप्रैल सामने है, इसमें वेट नहीं करना और सबको देना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जितने भी रिटर्न क्वालिफाइड हैं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बट आइए रियल जंग के मैदान में लगते हैं और बेहतर रिजल्ट लाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोई 14 दिन की नहीं है, हम ट्रेनिंग सफलता की देते हैं। तो उसमें 14 भी लग सकता है, 28 भी लग सकता है और 42 डेज भी लग सकता है। बस अंत में ये अंदर से आनी चाहिए आवाज़ कि सर नाउ आई विल डू इट सर एंड आई विल क्रैक द SSB। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।